चलो छोटे, इस बार तुम शुरू करो। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आज हमारे साथ हैं आयुष पाटीदार, जिनको आगे वाले कमरे से बुलाया गया है पीछे वाले कमरे में, बिकॉज जैसे ढेर सारे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में रखे हुए थे जहां पर पीपल वर आस्किंग टू इनवाइट दिस मैन, ताकि वो सीएस एस्पिरेंट्स और जो कि प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए अपीयर करने वाले हैं उनको मोटिवेशन दे पाए। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। क्लास 11-12 में मात्र 55-65% 55-65% आए थे। उसके बाद इन्होंने सीएस कंपनी सेक्रेटरी का डिफिकल्ट कोर्स चूज किया। सीएस फाउंडेशन में धमाकेदार शुरुआत के साथ ऑल इंडिया रैंक 16 हासिल करी। फिर सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप एक साथ अपीयर करने के बाद उनको क्लियर भी किया, और अभी दिसंबर 2021 में तीनों ग्रुप सीएस प्रोफेशनल के एक साथ दिए, और उसका रिजल्ट थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, वो आगे बताएंगे, खुद ही बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तुझसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि यार 11-12 में बहुत कम परसेंटेज थे अपने, फिर सीएस जैसा डिफिकल्ट डायनेमिक कोर्स चूज किया, बहुत ज्यादा मेहनत करी, ट्रेन से कोचिंग्स वगैरह गया, बहुत ज्यादा पढ़ाई करी। जब तेरे दोस्त कॉलेज वगैरह में जा रहे थे, तू पढ़ाई कर रहा था, तो क्या तूने उस वक्त सोचा था कि यार इतनी बड़ी एग्जाम देने के बाद तुझे मौका मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर आने का? कैसा लगा मेरा मजाक? देखो, इंस्पिरेशन तो हमेशा रहती थी कि यार कि हम स्टेज पे जाएं, स्टेज पे क्लाइम करके हम लोगों को वहाँ पे ऑडियंस को मोटिवेट करें, उनको इंस्पायर करें। पर एक क्वेश्चन तो ये है कि आपका चैनल था तब? हाँ चलो, तो दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। तो जोक्स अपार्ट, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यार अपने 11-12 में अपन टॉपर तो है नहीं क्लास के, उसके बाद ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जहां पर फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है, पास परसेंटेज बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो इतना डायनेमिक और डिफिकल्ट कोर्स क्यों ऑप्ट किया? क्या सोचने में आया, क्या चीज हुई तुम्हारे साथ जिसने तुम्हें इस कोर्स में लाके खड़ा कर दिया? लाइक जस्ट आफ्टर क्लियरिंग माई ट्वेल्थ की एग्जाम हुई थी, और उसके बाद लाइक भैया आए थे रूम में और उन्होंने पूछा क्या कर रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं भैया, बैठा हूँ। उन्होंने बोला क्या करना है, क्या है आगे, क्या करना है? मैंने बोला भैया बीकॉम कर लेंगे, एलएलबी कर लेंगे, दोस्त कर रहे हैं तो हम भी वही कर लेंगे। उन्होंने बोला अर्न कितना करना है तुझे? मतलब अर्न होना चाहिए कुछ 40,000 50,000 तो स्टार्टिंग में होना ही चाहिए ना। तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा बीकॉम में इतना तेरा। वैन ही टोल्ड मी लाइक कि तुमको तो भैया 12,000 स्टार्टिंग में मिलने वाला है, एमबीए कर लोगे उसके बाद भी स्टार्टिंग पैकेज उनका इतना ही होने वाला है, और उसके बाद भी तुम 60-70 साल की एज होगी जब जाके तुम 50,000 60,000 अर्न कर पाओगे। तो क्या तुम बीकॉम कंटिन्यू करोगे? मैंने बोला नहीं भैया, कुछ और बताओ, डिफरेंट बताओ। ही टोल्ड मी सीएस कर ले, सीएस कर ले। और वही चीज़, मतलब मुझे थोड़ा डर था उस चीज़ का कि लाइक मैं भैया को रोज़ देखता था, वो सुबह शाम रात को 12 बजे आते थे, सुबह 5 बजे निकल जाते थे, इतनी पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। पर भैया ने बोला कि यार देख, एक चीज़ इसमें ये है कि तू 3 साल में इसको कंप्लीट कर सकता है, तेरे को पढ़ाई नहीं करनी ना, तो तू 3 साल में उसको कंप्लीट कर ले, पढ़ाई मत कर। उसके बाद कम से कम तेरी ये श्योरिटी तो हो जाएगी लाइक कि 50,000 तो तू कमा रहा है स्टार्टिंग में, और जाके फिर लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ होती है 1-2 साल में अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई सीएस जर्नी, और यहीं से स्टार्ट पुश मिला मुझे लाइफ में। बढ़िया बढ़िया। तो चलो अब मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ। अब हो ये रहा था कि हमारा भाई बहुत ही उलझा हुआ था, मतलब अलग अलग चीजें ट्राई करता था। टिकटॉक वगैरह पे भी वीडियोस बनाई है इस बंदे ने, मैं वीडियोस वगैरह भी डाल दूंगा वो साथ में। तो ये बंदा ना एकदम ऐसा फोकस्ड नहीं था लाइफ में, क्या मुझे लाइफ में एक्चुअली करना क्या है, और उसी चीज का मुझे डर लग रहा था। पापा मम्मी भी यही डिस्कस करते थे कि यार भाई तू तो अच्छा पढ़ रहा है, इसको भी कुछ बता, इसको भी कुछ बता। तो यार मैंने सोचा कि यार सीएस डिफिकल्ट कोर्स है, मुझे एक्सपेक्टेशन इतनी सी भी नहीं थी, मतलब 1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सामने वाला बंदा इतना अच्छे से इसको कर लेगा और सक्सेस भी हासिल करेगा। बस मेरे मन में एक ही चीज थी कि यार ये 2 चीज सीख जाएगा। एक, मेहनत करना, क्योंकि सीएस ना चाहते हुए भी क्लासेस सारी चीजें मैनेज करने में, ट्रेन से अप डाउन करने में, और लाइफ में जब थप्पड़ पड़ते हैं ना तो इंसान मेहनत करना सीख जाता है। और दूसरा, तू गलत रास्ते पे जाएगा नहीं। जो दोस्त तुम्हारे बीकॉम बीबीए करने वाले होंगे और छोटे मोटे कॉलेज से एमबीए वगैरह कर लेंगे और छोटा मोटा जॉब लेने वाले होंगे फ्यूचर में, तुम उससे अलग कुछ करने वाले होंगे लाइफ में, तो तुम्हारा पाथवे अलग हो जाएगा, जिससे तुम घबराओगे नहीं और बिगड़ोगे नहीं। और वही दोनों चीजें हुई, और मेहनत के साथ ये बिगड़ा भी नहीं, गलत रास्ते पे भी नहीं गया, और सक्सेस भी हासिल करी। तो यहां से बस यही इनटेक कर सकते हो कि अगर मुश्किल लग रहा है तो शुरुआत कर दो, हो सकता है तुम आखिरी तक पहुंच जाओ, लेकिन अगर शुरुआत नहीं करी तो देयर आर नो चांसेस कि आप सक्सेस तक पहुंच भी पाओगे। दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। भाई तुमने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है, मतलब कहीं ना कहीं कॉमर्स लिया होगा, तो हिस्ट्री क्या है, व्हाई यू चूज कॉमर्स एज योर सब्जेक्ट? एक्चुअली कॉमर्स को मैंने चूज नहीं किया, कॉमर्स चूज मी।
लाइक जब मैं 10th में था, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग साइंस की जो चीज़ें हैं, जुगाड़ करना, ये करना वो करना, पंखा खराब हो गया तो पंखा ठीक कर देने का, कोई मोटर खराब हो गई तो मोटर ठीक कर देने का। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। आई वेंट टू स्कूल, उनको प्रिंसिपल को मैंने बताया कि लाइक आई वांट टू परस्यू माय PCM, पर उन्होंने बोला कि नो बेटा तुमको नहीं मिल सकता क्योंकि तुम बहुत कम परसेंटेज लाने वाले हो 10th में। उन्होंने बोला तुम लाने वाले हो 50 to 55% से ज़्यादा तुमको नंबर आने नहीं वाले। वो बात अलग है कि मेरे को ज़्यादा आ गए थे, 70 आ गए थे, पर उस टाइम मेरा कुछ 11th का पूरा हाफ जो टाइम था वो पूरा खत्म हो चुका था इसी चीज़ में कि मेरे को PCM दे दो, मेरे को PCM दे दो। कॉमर्स मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं करी, बुक भी मैंने खरीदी नहीं थी। देन मैंने सोचा यार कुछ मिल नहीं रहा है, स्कूल चेंज करना पड़ रहा है और स्कूल भी ढंग का मिल नहीं रहा है, तो बस कॉमर्स ले लिया। और दूसरा भैया ने बोला कि तेरे को इंटरेस्ट है तो तू IP ले ले, तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे साथ था, वो था बस IP, और कुछ भी मेरे साथ नहीं था, बस कॉमर्स चल रहा। मतलब सब मिला के ये बात थी कि इस बंदे ने 11th में 3 से 4 महीने तो साइंस की पढ़ाई करी है और 3 से 4 बार प्रिंसिपल जो चेयरमैन थे हमारे स्कूल के और जो कोचिंग पे जहां पे पढ़ने भी जाता था, सबने बस इसको यही समझाया और यही डराया कि भाई साइंस तेरे लायक नहीं है, तेरे 10वीं में इतने अच्छे परसेंटेज नहीं बने, तो कॉमर्स इज फॉर यू। और ऐसे कॉमर्स इनको मिला, ही जस्ट डोंट गो फॉर कॉमर्स। तो आयुष भाई, अब कॉमर्स तो तुमको मिल गया, साइंस तुमको मिला नहीं, वो तुम्हारा अब लक फैक्टर बोले कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ थी या फिर भगवान अलग रास्ता तुम्हारे लिए बना रहा था, ऐसा समझ लिया जाए। तो 11th-12th में फिर कॉमर्स की पढ़ाई कैसे करी, ये बताओ। पढ़ाई तो करी नहीं ना भैया, पढ़ाई करी नहीं, अभी तो कम नंबर आए हैं। अच्छा, अकाउंट्स वगैरह की, अकाउंट्स में तो होगा थोड़ा सा इंटरेस्ट, नया सब्जेक्ट था। अकाउंट्स में भी नहीं था, लाइक बिजनेस स्टडीज में भी मेरा बहुत खतरनाक स्कोर रहा है, D ग्रेड मिला है मुझे। इस बंदे ने जो अकाउंट्स की किताब होती है अपनी TS गरेवाल और जो अलग अलग बुक्स होती है ना, वो भी नहीं खरीदी थी 11th-12th में, ये समझ लो। और ये मतलब ऐसे नहीं बना रहा हूँ कि व्यूज के लिए वीडियोस में ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको अपने CA डिग्री की कसम खा के बोल रहा हूँ, इस सामने वाले बंदे ने किताबें भी नहीं खरीदी है 11th-12th में। मतलब पता ही नहीं है क्या करना है, टिकटॉक पर वीडियोस बनाना है, मतलब टिकटॉक में ही अच्छा करियर बना लेता, वो तो टिकटॉक बंद हो गया एक्चुअली। किसी ने पूछा कैसे हो, हमने कहा हंस के, जिंदगी में गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम है। ठीक है, मतलब अभी तुमने कॉमर्स ले लिया है, 11th-12th कैसे भी निकाल ली है, फिर उसके बाद मैं आया हूं तुम्हारे जीवन में, तुमको बोला है कि चलो CS करो। तो फिर टीचर्स से तुमने बात तो करी होगी कि भैया बोल रहे बोले CS कर लो, तो टीचर्स का क्या रिएक्शन था तुम्हारे? एक्चुअली जब मैंने 12th जस्ट खत्म ही करी थी, तो उसमें लाइक जो सारे टीचर्स थे उनसे तो मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। लाइक मुझको शर्म इतनी आ रही थी कि यार 55% उनके पास जाऊंगा, उनसे बोलूंगा कि मैं CS कर रहा हूँ, तो वो तो मेरी उड़ाने वाले। फिर भी घर वालों की थोड़ी सी मोटिवेशन से कि यार ठीक है, सर से बात तो कर एक बार जाके। तो मेरे कोचिंग के टीचर से मैंने बात करी, उनको मैंने बताया कि लाइक सर मैं CS करने वाला हूँ। तो ही वॉज लाइक पहले तो ठीक है, करो ठीक है, अच्छा है, कर लो। देन ही टोल्ड मी कि तू कर सकता है, तू कर लेगा। एंड वही मुझे एकदम थोड़ा सा झटका लगा कि यार मैं कॉन्फिडेंस खो रहा हूँ लोगों में, लाइक उनको भरोसा नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। देन वहाँ से निकलने के बाद मैं बस घर आया और वो सोच रहा था कि अब तो कुछ करके दिखाना है। उसके अगले दिन ही एक रैंकर से ही बात हो गई, उसके बाद मेरे को एक स्पार्क मिला लाइफ में कि यार अब तो करके दिखाना है, अब तो झुकना नहीं है, अब तो आगे बढ़ के दिखाना है, कुछ भी हो जाए वापस से इंस्पिरेशन बनना है लोगों की, इससे नहीं चलेगा ऐसा। सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बताऊं मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में और इसका जो कंपनी सेक्रेटरी चल रहा है उसमें, ये है कि जब मैं किसी को बोलता था कि मैं CA करने वाला हूं, तो लोग मुझे कहते थे तू तो बन ही जाएगा, तू तो बन ही जाएगा। मुझ पे इतना विश्वास था सबको, तो चीजें थोड़ी बहुत इजी भी होती है। हाँ, आपको एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतारना पड़ता है, पर चीजें जब डिफिकल्ट तब होती है जब आप किसी को बोलो कि मैं कर रहा हूं कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी डिफिकल्ट कोर्स में कर रहा हूं CA, और लोग आपको कहें कि यार तू कर भी पाएगा, तेरे इतने परसेंटेज भी है, तू इतना पढ़ भी पाएगा, डिफिकल्टी देखी है, पासिंग परसेंटेज देखा है, अटेम्प्ट्स देखे हैं उसमें। और जब आप खुद को काबिल बनाते हो और खड़े होकर बोलते हो नहीं मैं करेगा, मैं झुकेगा नहीं, तो मतलब तुम्हारे टीचर्स अब तुमको ये बता चुके हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, BBA BCom थोड़ा सा सिंपल कुछ ले लो और लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ाओ। लेकिन अब तुमने ठान लिया है, मान लिया है कि बनना है लाइफ में, तो बनना है केवल कंपनी सेक्रेटरी। तो यार जिस बंदे के अभी 65% आए हैं, कुछ महीनों बाद जो CS फाउंडेशन देने वाला है, उसकी उसमें ऑल इंडिया रैंक 16 कैसे आ जाती है? क्या मिस्ट्री है इसके पीछे? वी ऑल वांट टू नो। लाइक मोटिवेशन एक अलग चीज होती है और इम्प्लीमेंटेशन उसका अलग होता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यार ठीक है, स्पार्क आ गया है लाइफ में, कुछ करना है, पर करना कैसे है, वो चीज़ मेरे को बहुत एक तरीके से चैलेंजिंग फेस करना पड़ा मुझे।
देन मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 से बात करी, उनसे पूछा बोले आपके कितने थे 12th में। ही टोल्ड मी मेरे 72% थे। आई वाज शॉक्ड कि लाइक 72% आपने करा। उसके बाद फिर रैंक 1 लेके आए तो उन्होंने बोला इतना भी कुछ दिक्कत नहीं है, तुम हार्ड वर्क करोगे तो बिल्कुल हो सकता है। देन जो मेरे को एकेडमी के बाहर मिलता था उनके पीछे चले आता था सीनियर्स लोग के, थोड़ा बहुत बता दो मुझे क्या करते हो आप, ऐसा क्या कर लिया तुमने, क्या आप एग्जीक्यूटिव में हो, आप प्रोफेशनल में हो। देन मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी जो इंटरव्यू होते थे रैंकर लोगों के, उनके देखे मैंने क्या ये स्ट्रेटजी क्या अपनाते हैं, डिफरेंट अपनाते हैं कि यार जो इनकी रैंक आ जाती है। देन वहीं से मैंने सब कुछ चीज़ सीखी और फिर फाउंडेशन की एग्ज़ाम दी एंड फॉर्चुनेटली मेरी रैंक आ गई एंड द मोटिवेशन लेवल गोज और ऑन द नेक्स्ट लेवल। मतलब सीएस फाउंडेशन का जितना मैं अभी समझा हूँ, बस तुम शुरू हो गए। यस तुमने नहीं सोचा कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, केवल कर्म पे ध्यान लगाओ तुम वाला सीरीज तुमने अपनाया। केवल मुझे काम करना है, जो बेस्ट लोग हैं उनसे एडवाइस लेनी है और बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जो सही है टीचर्स वगैरह जो कह रहे हैं बस करते जाना है। ये नहीं सोचना कि मेरा पास्ट क्या था, अभी मैं प्रेजेंट क्या कर रहा हूँ उस पर फोकस किया, जिससे तुम्हारा फ्यूचर बदला। यस तो बहुत बढ़िया, सीएस फाउंडेशन की बहुत अच्छी जर्नी तुमने बताई। तो भैया ऑल इंडिया रैंक 16 की बहुत बहुत बधाई। आपने ऑल इंडिया रैंक 16 के लिए बहुत मेहनत करी थी, लेकिन वो भाई एमसीक्यू एग्जाम था, मुझे भी पता था। अब जब इंसान को पता है कि जिसके इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज 11-12 में जो होते हैं, जहां पर इनकी इंग्लिश माशाल्लाह है, लिखते इनसे बनती नहीं है, डी ग्रेड तक आए हैं इनको, अब इनको फेस करना है एक ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम्स का कोर्स जहां पर बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, टैक्सेशन, अकाउंट्स जैसे भयंकर भयंकर सब्जेक्ट टेस्ट करने वाले हैं। तो यार मैंने तो सोच लिया था कि शायद तुम इसमें अटको, मैंने तुमको कभी बताया नहीं मुंह पे, लेकिन मेरा ऐसा था कि चलो मेहनत कर रहा है तो कम से कम मेहनत तो सीख ही रहा है। तो तुम्हारे माइंडसेट में क्या था जब कि यार ये सब होने वाला है अपनी लाइफ में, डिफिकल्टीज फेस करने वाला हूं मैं, तो तुमने इसको कैसे फेस किया, क्या स्ट्रेटेजी थी और क्या स्ट्रगल्स थे? लाइक जैसे ही मेरा रिजल्ट आया फाउंडेशन का, मैं बहुत खुश था कि यार मेरी रैंक आई है, मैंने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है। पर उसके ही अगले दिन मेरे दिमाग में एक टेंशन थी कि यार भैया वो तो एमसीक्यू था, ये तो एमसीक्यू सब्जेक्ट है, यहाँ पे तुमको लिखना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये एग्जीक्यूटिव में। और ये भी कुछ 4-5 सब्जेक्ट नहीं है, 8 सब्जेक्ट है, बड़े बड़े टैक्स लॉ है, कंपनी लॉ है, ईबीसीएल है, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है और वो तुमको लिख के आना है। सबसे बड़ी दिक्कत ही लिख के आना है। सो मैंने सोचा यार करना कैसे, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि यार क्लासेस अपन को कंप्लीट करनी है कैसे भी करके। तो स्टार्टिंग में मैंने टारगेट बनाया कि यार 4th मंथ में मेरे को सारी 8 सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट करनी है। उसके लिए मैं क्या सुबह बैठता था, सुबह 3 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक मैं सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेता था। देन 4 महीने की जर्नी के बाद फिर मैंने अपना जो रिवीजन है उसको शेड्यूल करने के लिए भैया से गाइडेंस मांगा कि लाइक भैया मुझे अब रिवीजन करना है, तो अब बताओ कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो उसके अलावा मैंने सीनियर से बात करी, मैंने यूट्यूब पे भी देखा कि यार जो रैंकर्स है उन्होंने कैसे शेड्यूल करा है। तो एक ही चीज़ मुझे समझ में आई कि उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने जो भी रिवीजन है उनको शेड्यूल करा था। पहले रिवीजन में 2 महीने लगे, तो अगले में 1 महीना लगना चाहिए, अगले में और कम लगना चाहिए, कि आखिरी के दिन तुम्हारे पास 10 घंटे होने वाले हैं, तो उस 10 घंटे में पूरा कोर्स तुमको समेटना है एक तरीके से। तो उसी तरीके से मैंने अपना कैलेंडर लिया और कैलेंडर पे पूरा मार्किंग करा और मार्किंग से पूरा रिवीजन करा। पास पेपर जितने भी हैं सारे मैं करके गया और स्कैनर पूरी अच्छे से 2-3 बार, स्कैनर भी मैंने एक बार अच्छे से करी थी और पास पेपर शायद 2 बार करे थे प्रॉपर तरीके से। राइटिंग प्रैक्टिस भी मैंने एग्जाम के पहले 1 बार लिखा था और जाके अपेयर करा एंड इट गॉट क्लियर्ड। मतलब वो फेज ऐसा था हमारी लाइफ में जहां पर इस बंदे ने उतनी देर पढ़ाई करी जितनी देर ये टाइम पास करता था। और टाइम पास तो दिन भर करा था। मतलब ये दिन भर पढ़ाई करता था। मतलब जो इंसान आराम से उठता था 8-9 बजे, वो सुबह 3 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक सारी क्लासेस खत्म करता था। दोस्तों के साथ जो दिन भर रहता था, अब वो अपनी किताबों के साथ रहने लगा था। मुझे आज भी याद है तुम्हारा सीएस फाउंडेशन का एग्जाम आया था, ऑल इंडिया रैंक 16 आई थी, तो वो बताओ जब तुमने अपने घर पर जाकर मम्मी को बताया था। लाइक जैसे ही मेरा रिजल्ट आया था फाउंडेशन का, तो सबसे पहले लाइक मैं घर पे मैंने सोचा था कि यार सोना है भैया हमको, तो क्योंकि हम रिजल्ट नहीं देख पाएंगे उस टाइम पे। तो बस चार्जर नहीं था मेरे पास और चार्जर के लिए भैया के पास गया कि यार मैं वहाँ से रूम से चार्जर लूंगा और मैं सो जाऊंगा। और रिजल्ट आने में कुछ 5-10 मिनट बाकी थे और उतने भैया ने मेरा रिजल्ट खोल के बैठे थे वहाँ पे। रिजल्ट खोला, सबके कॉल वॉल आने लग गए थे एंड देन मैं बस घर पे पहुंचा और मम्मी को ने बताया कि मम्मी मेरा रैंक आया है पूरी इंडिया में। एंड शी वॉज लिटरली क्राइंग दैट टाइम। अच्छा लगा। हाँ, मतलब ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब आप देखते हैं कि यार आपका जो बच्चा है एकदम भटक चुका है और अब वो सही ट्रैक पर आ चुका है, उसने एक थोड़ी डिफिकल्ट एग्जाम ली है और अब वो आपको गर्व महसूस करवाता है। तो यार यू शुड हैव दिस इन माइंड कि जब आप इतनी मेहनत करने के बाद अपने पेरेंट्स को अपना रिजल्ट बताने वाले हो ना, तो उनके आंखों के आंसू की तरफ ध्यान लगाना कि यार वो जो वो रोएंगे ना, उसमें तुम्हारी मेहनत छुपी होगी। तो जितनी मेहनत कर लो, जब आप वो आंसू देखेंगे ना,
तो एवरीथिंग सीम्स टू बी यार सही किया यार, मैंने सेक्रीफाइसेस सही किए, स्ट्रगल सही किया, मतलब ये लाइफ में सिखाता है अपने को कि हाँ यार अगर अपन ने कर दिया तो कर दिया, ठीक है चलो बढ़िया, फाउंडेशन भी निकल गया, एग्जीक्यूटिव भी निकल गया, आंसू भी निकल गए। अब आते हैं प्रोफेशनल पर। प्रोफेशनल 3 हिस्सों में बटा हुआ था, 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे सब्जेक्ट, और टोटल 9 सब्जेक्ट आने वाले थे विदाउट इवन ब्रेक। मतलब मुझे ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है सीएस में कि यार उनको जैसे सीए में तो एक दिन की छुट्टी मिलती है एग्जाम के बीच में, लेकिन सीएस स्टूडेंट्स को वो भी नहीं मिलती और कोर्स बहुत वास्ट होता है। ठीक है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट ओनली। तो यार सीएस प्रोफेशनल की तुम्हारी प्लानिंग क्या थी? क्या तुमने सोचा था कि यार एग्जीक्यूटिव पहली बार में निकाल लिया है तो प्रोफेशनल हलवा रहेगा, कि यार क्या था तुम्हारे दिमाग में? चलो बताओ। एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन मेरे लाइफ में ये था कि यार मेरे को ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। एग्जीक्यूटिव के बाद ईडीपी होती है हमारी 15 दिन की, तो ऑनलाइन ईडीपी तो हो गई थी, पर ऑफलाइन ईडीपी के कारण कोरोना के कारण मेरी ऑफलाइन ईडीपी हो नहीं पाई थी। तो उसके चक्कर में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था और बचे थे कुछ 7 to 6 मंथ बचे थे मेरे प्रोफेशनल के एग्जाम में, दिसंबर अटेम्प्ट में। और फिर मुझे पूरा प्लान करना था। एग्जीक्यूटिव में तो प्रॉपर मेरे पास 8 मंथ थे प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से कि 4 महीने अपन को पहले लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर 4 महीने रिवीजन शेड्यूल करना है। पर यहाँ तो 9 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, उसके अलावा यहाँ पे 6 महीने, 2 महीने और कम है। तो इसलिए फिर स्टार्टिंग से मैंने सोचा लेक्चर लूँगा मैं अगर फैकल्टी के, तो हो सकता है मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए, 5 महीने मेरे को लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने लेक्चर नहीं लिया, मैंने सेल्फ स्टडी से ही कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करे, और कुछ सब्जेक्ट थे उनके लिए लेक्चर लिए थे। टैक्स लो मैंने सेल्फ करा हुआ है, उसके अलावा गवर्नेंस मैंने सेल्फ करा हुआ है, पर जैसे CRI है, उसके बाद RCD और अपना CFL है, उनके मैंने लेक्चर लिए हुए हैं। बाकी तो मैंने काफ़ी सेल्फ करे थे, तो उसके कारण मेरे को बहुत टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मेरा सेव हुआ था। फिर रिवीजन भी मैंने शेड्यूल करे थे, तो कुछ रिवीजन में मैं 3 रिवीजन ही कर पाया था, 3 मंथ्स में कुछ 3 रिवीजन ही प्लान कर पाया था। देन आई अपीयर्ड फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल्स के लिए अपीयर्ड थे, तैयारी पूरी कर ली थी, Yes. पूरी मेहनत करने के बाद एग्जाम भी लिख दिए थे। तो रिजल्ट जब आया तो तुम्हारे दिमाग में क्या था? पास हो ही जाऊंगा कि अरे इस बार भी तो रैंक ही है अपनी, क्या मतलब? और फिर रिजल्ट क्या रहा, जो कि बहुत सारे वेट कर रहे होंगे सुनने के लिए, तो रिजल्ट बताओ और रिएक्शन बताओ। रिजल्ट तो ऐसा था कि यार आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार मेरा एक ग्रुप बिगड़ा था, वो भी फर्स्ट ग्रुप बिगड़ा था, और मुझे उम्मीद ये थी कि यार ठीक है 2 ग्रुप तो मेरे निकल सकते हैं, एक ग्रुप मेरा अटक जाएगा। और जिस सब्जेक्ट के कारण मैं एक ग्रुप का सोच रहा था कि यार ये ग्रुप मेरा अटकेगा, उसी ग्रुप में मेरे को एग्जामिनेशन आई हुई थी। और देखा जाए तो जिस ग्रुप का मैंने सोचा नहीं था कि यार ये ग्रुप मेरा अटकेगा, वो मेरा अटक गया था। और उसके पीछे रीज़न ये था कि यार मैं पहला जो सब्जेक्ट में जाके वहाँ पे एग्जाम में अपेयर करा था वो मेरा बिगड़ गया था। उसके कारण मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस वो गिर गया था, उसके कारण डायरेक्ट इफेक्ट मेरा सेकंड ग्रुप पे पड़ा। और वो सेकंड ग्रुप में कुछ एग्रीगेट से 7 नंबर से रह गया, और पर सब्जेक्ट तो निकल गया, पर जो एक दर्द है कि यार हम कर सकते थे, इतना सब कुछ, इतनी मेहनत करी, 6 महीने लगातार मैं दिन भर पढ़ता रहता था कि यार अब तो कुछ भी हो इस अटेम्प्ट में निकलना ही है हमको। पर वो जो दर्द है यार बस 7 नंबर का, वो रह गया एक दिल में कि यार काश निकल जाते। और बाकी सब तो मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है, बट जून अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर मी। चलो कोई बात नहीं, जिस बंदे ने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी बड़ी प्रोफेशनल एग्जाम्स का हिस्सा बन पाएगा, वो आज दहलीज पे खड़ा है उस एग्जाम को पास करने की। ये बहुत बड़ी बात होती है यार, मतलब तीनों ग्रुप एक साथ अटेम्प्ट करना और उसमें भी 2 ग्रुप में पास होना इज अ वेरी डिफिकल्ट लेवल ऑफ गेम, जो तुमने किया है एक्चुअली। मतलब सब कर नहीं पाते, सोचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तुमने इतनी थ्योरेटिकल पढ़ाई करके खुद को मना के कि भाई पढ़ना है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है लाइफ में। तो यार ठीक है, प्रोफेशनल तुम्हारा एक ग्रुप बचा है, वो अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा। ओके यार, इतनी डिफिकल्ट एग्जाम है, कभी कभी तो बीच में लगता होगा ना यार कि 3 ग्रुप देने हैं तो 2 ही दे लेता हूँ, इतने सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें से 3-4 कम दे देता हूँ, अभी एग्जाम्शन टारगेट कर लेता हूँ। मतलब ऐसे बीच में लगता होगा ना यार, सेल्फ बिलीफ पे थोड़े से निशान आते होंगे कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे। तो उस टाइम तुम्हारी क्या थिंकिंग होती थी? एग्जीक्यूटिव में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मुझे यार दो की जगह एक ग्रुप देना है। एग्जीक्यूटिव में तो ऐसा था कि यार एक टारगेट था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास खोने के लिए कुछ चीज़ नहीं था। किसी की नज़र नहीं थी मेरे ऊपर। ठीक है, फाउंडेशन में रैंक थी तो थोड़ी बहुत नज़र थी, पर एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद सबकी नज़र मेरे पे ही थी कि यार ये इस बंदे ने एग्जीक्यूटिव एक बार में क्लियर करा है तो ये प्रोफेशनल भी एक बार में क्लियर करेगा। तो एक प्रेशर अलग था मेरी लाइफ में। तो एग्जीक्यूटिव में मैंने फेस नहीं किया कि यार मुझे बहुत ग्रुप छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पर प्रोफेशनल में जब मेरे पास टाइम बहुत कम था, 6 महीने ही थे, और लेक्चर मेरे हो नहीं पा रहे थे, 3 महीने में बहुत कोशिश करी थी कि मेरे पूरे 9 सब्जेक्ट के लेक्चर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बावजूद नहीं हो पा रहा था। देन मैंने भैया को बोला, भैया मेरे से तो नहीं हो पा रहा है,
लाइक फर्स्ट ग्रुप में तो नहीं कर पाऊंगा, मैं फर्स्ट ग्रुप छोड़ रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा, और सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप दे देता हूँ इस बार, अगली बार जून में मैं फर्स्ट ग्रुप दे दूंगा। पर भैया ने बोला कि यार देख, देना है तो तीनों दे, नहीं तो दे ही मत, छोड़ दे तू सीएस। ये ठीक है, ये सब फोकट के दोगले बनती नहीं करना कि यार तू एक ग्रुप दे दे, एक ग्रुप छोड़ दे, दो ग्रुप दे दे। उससे अच्छा है कि तू तीनों दे और तीनों में फेल हो जा, मुझे वो चलेगा। पर तू ये चीज मत कर कि यार तू दो ग्रुप दे रहा है और एक ग्रुप छोड़ के आ रहा है, तू तो एक ग्रुप में फेल ही है ना। लाइक तू भले ही मत मान, पर एक तरीके से देखा जाए तो तूने अपियर करने के पहले ही हार मान ली, तो तुम अपियर करने के पहले ही फेल हो गए। तो मैंने सोचा ठीक है, जो भी हो 3 महीने में हमको और तैयारी करनी। मैंने वहीं से डबल मेरी मेहनत कर दी और तीनों ग्रुप अपेयर करे, और बहुत उस चीज़ के लिए नाज, मतलब प्राउड फील करता हूँ कि यार कम से कम मैंने उस टाइम गिव अप कर दिया होता तो आज देखा जाए तो मेरा फर्स्ट ग्रुप तो ठीक है निकल गया, वो भी अटक जाता क्योंकि मैं विदाउट अटेम्प्ट फेल, और सेकेंड ग्रुप मेरा अटका हुआ है तो वो भी फेल होता, तो एक ग्रुप निकलता। तो सबसे बड़ा एक चीज़ ये निकलती है यहाँ से कि तुम भैया कॉन्फिडेंट रहो, भगवान तुम्हारी परीक्षा हर मोमेंट पे ले रहा है। कि यार तुम यहाँ पे जा रहे हो, मतलब कहीं भी जा रहे हो, तो वो हो सकता है वहीं तुम्हारे और बिजली गिरा दे, तुमको उससे बच के निकलना है। वही एक मेरे लिए मोटिवेशन था और वहीं से मैंने थोड़ा आगे सब अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से चूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी इंसान खुद पर सेल्फ डाउट नहीं कर सकता कि यार मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, 3 ग्रुप है तो मैं 3 ग्रुप एक साथ नहीं दे पाऊंगा। सब डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पर। अगर आपकी प्रिपरेशन तगड़ी है तो आप 3 क्या 6 ग्रुप निकाल सकते हो एक साथ, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन तगड़ी नहीं है तो आपको 3 क्या 1 ग्रुप देने में भी मुश्किल होगी। मतलब सीधी सी बात है, अगर तुमने 3 से 4 बार रिवीजन कर रखा है, पास क्वेश्चन पेपर सारे कर रखे हैं और कंसिस्टेंटली सारी चीजें मैनेज करके अमेंडमेंट रिविजन का तगड़ा लगा के मॉक टेस्ट पेपर दे के उतरे हो सारे सब्जेक्ट का, तो तुम पास हो। और अगर ये एक भी सब्जेक्ट के साथ नहीं हुआ है तो उस सब्जेक्ट पे काले बादल मंडराएंगे और चांसेस होंगे आपके फेल होने के। तो चलो बहुत बढ़िया, अगले अटेम्प्ट में तुम सीएस बनने ही वाले हो, तो क्या होगा तुम्हारा फाइनल मैसेज उन सीए सीएस सीएमए एस्पिरेंट्स को, या फिर जो 11th 12th में भी सोच रहे हैं प्रोफेशनल कोई एग्जाम देने का, उन सबको आप क्या कहना चाहोगे? इन अ शॉर्ट मैसेज बोल दो। जिस तरीके से कहा जाता है कि लाइक अगर तुम कोई चीज़ को दिल और जान से चाहो तो उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात आपके लिए आपके पीछे आ जाती है, आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस यू हैव टू आस्क गॉड लाइक आई वांट दिस। तुमको इसके लिए मेहनत करना है और उसके बाद जो फल मिलेगा, तुमको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत शानदार होने वाला है। तो लगे रहो भैया, क्योंकि हर मोमेंट पे लाइफ तुम्हारा टेस्ट लेगी, पर वो टेस्ट के बाद जो रिजल्ट देने वाली है वो तुमको एक तरीके से बहुत अच्छा लगने वाला है। तो यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट रहो, अपने हार्डवर्क करते रहो और कॉन्फिडेंट रहो, खुद पे भरोसा करो, तो हर चीज़ मुमकिन है। तो बस ये ले जा सकते हो आज के इंटरव्यू से कि कोई भी इंसान कम नहीं है अगर वो मान ले ठान ले इस बंदे के 55% थे, 55% थे और आज ये सीएस बनने वाला है। तो सब कुछ मुमकिन है आपकी मेहनत से। अपनी मेहनत पर डाउट मत करो, सब कुछ पॉसिबल होगा। इफ यू लव्ड दिस इनिशिएटिव, और भी ऐसे इंटरव्यूज आप देखना चाहते हो, कुछ और मेरे दोस्त हैं जो कि बहुत कम परसेंटेज और अटेम्प्ट्स वगैरह लगने के बाद भी बने हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा और आपको कहना चाहूंगा, आपके कान खोलकर सुनाना चाहूंगा कि यार तुम भी कर सकते हो। So if you love this, like the video, subscribe the channel, and we'll meet the next video. Till then, signing off, Mohit Patidar and आयुष Patidar.